नमस्कार दोस्तों, फोकस कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 का साइंस का चैप्टर नंबर 7, जिसमें हम पिछले वीडियो में परमाणु सिद्धांत और तत्वों के बारे में पढ़ चुके हैं। तत्वों को कैसे जमाया गया, जिसमें मेंडलिक की आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे तत्वों के गुणों में आवर्तिता। क्या पढ़ेंगे? गुणों में आवर्तिता। गुणों में आवर्तिता। अब गुणों में आवर्तिता से मतलब क्या होता है? हमने आधुनिक आवर्त सारणी पढ़ी, जिसमें जो ऊर्ध्वाधर पंक्तियां थी उनको तो कहा गया था वर्ग या समूह, और जो इस प्रकार से ऐसी क्षैतिज पंक्तियां, आड़ी जो रेखाएं थी उनको कहा गया था आवर्त। तो आवर्तिता का सीधा सा मतलब ये है कि किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे चले या किसी आवर्त में बाएं से दाएं चला जाए, तो जो तत्व है उन तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुणधर्म किस प्रकार से परिवर्तित हो रहे हैं, इसका अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? गुणों में आवर्तिता। कोई भी एक गुण लेंगे और उस गुण की पहले तो क्या करेंगे? पहले देंगे उसकी परिभाषा, फिर आवर्तिता देखेंगे कि वो वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर किस प्रकार बदलता है और आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर किस प्रकार से बदलता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम गुणों में आवर्तिता पढ़ेंगे। कई सारे गुण पढ़ेंगे यहाँ पर। ठीक, तो गुणों में आवर्तिता का सीधा सा मतलब क्या है? किसी भी वर्ग में, एक ही वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर या एक ही आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर जो तत्व है उनके गुणों में किस प्रकार से बदलाव हो रहा है। ठीक है, अब पहला जो गुण हम देखते हैं वो है, क्योंकि आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु क्रमांक के ऊपर आधारित थी, है ना, परमाणु क्रमांक का बढ़ता क्रम लिया था, तो हम पहला गुण देखते हैं परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक, तो इसकी परिभाषा में आधुनिक आवर्त सारणी में वहां बता चुका हूं, फिर भी एक बार और, कि तत्वों के परमाणु क्रमांक है ना, किसी भी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन, क्योंकि कोई भी तत्व हुआ उसका कोई परमाणु होगा और परमाणु है तो उसका नाभिक भी होगा। नाभिक में कौन उपस्थित होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो हमको न्यूट्रॉन से कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ इससे मतलब प्रोटॉन। तो किसी भी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या ही क्या कहलाती है? परमाणु क्रमांक कहलाती है। ये तो अभी परिभाषा। अब आवर्तिता देखते हैं। आवर्तिता, तो नंबर 1 पढ़ते हैं अपन आवर्त में। ये आवर्त में किस प्रकार से बदलता है? परमाणु क्रमांक जो है ये आवर्त में किस प्रकार से बदलता है? तो हम आवर्त की बात करें तो दूसरे, अगर आवर्त की बात करें तो यहाँ पर होता है दूसरा आवर्त लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। दूसरे आवर्त में इस प्रकार 8 तत्व होते हैं। इसका परमाणु क्रमांक होता है 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। जब हम एक ही आवर्त में बाएं से दाएं चलते हैं तो परमाणु क्रमांक में वृद्धि, एक वृद्धि होती जाती है, मतलब क्रमागत वृद्धि होती है। एक एक प्रोटॉन की संख्या बढ़ती जाती है। इस प्रकार से एक ही आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर प्रोटॉन की संख्या में लगातार क्रमबद्ध तरीके से वृद्धि होती जाती है। देख सकते हो 3, 4, 5, 6 इस प्रकार से परमाणु क्रमांक भी बढ़ रहा है, क्योंकि प्रोटॉन की संख्या बढ़ रही है। ठीक, अब हम देखते हैं वर्ग में। वर्ग में क्या हो रहा है? वर्ग की बात करें तो पहला वर्ग ले लेते हैं। पहले वर्ग में देखना, यहाँ होता है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम। यहाँ होता है फ्रेंशियम। ठीक, तो हाइड्रोजन, इसका परमाणु क्रमांक है 1, इसका है 3, इसका है 11, इसका है 19, इसका है 37, 5 और इस फ्रेंशियम का है यहाँ पर 86। तो हम ऊपर से नीचे जब चलते हैं तो यहाँ तो है 1, फिर कितना 2। तो पहले जो
पहला जो वर्ग है उसमें 2, 8, 8, 18, 18 तत्वों का क्या होता है, परमाणु क्रमांक बढ़ता है। इस प्रकार से बढ़ता है, ये है ना मैजिक नंबर भी कहलाते हैं। 2, 8, 18, 18 यहाँ पर बढ़ता है, डायरेक्ट 55 से 87 पे आते हैं, यहाँ पर 32 परमाणु क्रमांक बढ़ जाता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि यहाँ पर कौन आ जाते हैं, पता होगा, हमने कल पढ़ा था आधुनिक आवर्त सारणी के अंदर कि लेंथेनम के बाद में जो तत्व आते हैं, जो 14 तत्व है, और एक्टिनम के बाद में जो 14 तत्व है, उनको दो अलग लाइनों में आवर्त सारणी के नीचे बताया गया है। दो अलग श्रेणियां बना दी गई, एक्टिनाइट श्रेणी और एक्टिनाइट श्रेणी, उसके कारण हो रहा है। ठीक है, तो एक ही वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर क्रमबद्ध तरीके से परमाणु क्रमांक नहीं बढ़ता है, ये इस आधार पर बढ़ता है। 2, 8, 18 हाइड्रोजन के बाद में डायरेक्ट क्या आ गया, लिथियम। 2 बढ़ गए अचानक से, फिर कितने बढ़े, 8, फिर 8 बढ़े, फिर 18 बढ़े, फिर 18 बढ़े और फिर 32। ठीक है, ये तो हुआ हमारा परमाणु क्रमांक। अब दूसरा गुण पढ़ते हैं अपन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की परिभाषा ये होती है कि किसी भी तत्व के, कोई भी तत्व है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे, उन इलेक्ट्रॉनों को कोश के अंदर या उपकोश के अंदर भरने की प्रक्रिया की क्या कहलाती है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाती है। जैसे कि मान लो कोई तत्व है, ये और उसका ये परमाणु का नाभिक हुआ, ये पहला कोश, ये उसका दूसरा कोश और ये तीसरा कोश। ठीक है, तीसरा कोश। तो मान लो उसका परमाणु क्रमांक है 11 और ये सोडियम है, तो पहले कोश में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 आ सकते हैं। दूसरे कोश में देखेंगे, क्योंकि हमें 11 परमाणु क्रमांक का मतलब क्या है, 11 प्रोटॉन और 11 ही क्या होंगे, फिर इलेक्ट्रॉन होंगे। तो अब दूसरे कोश में कितने आ सकते हैं, 8 आ सकते हैं। 2 और 8 10 हो गए, तो इलेक्ट्रॉन कितने करने हैं अपन को, 11। तो एक इलेक्ट्रॉन किसमें आएगा, तीसरे वाले कोश में। तो ये क्रम ही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, किसी भी तत्व के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनको कोश या उपकोश के अंदर भरने की प्रक्रिया ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाती है। अब ये आवर्तिता कैसे प्रदर्शित करती है, तो पहले अपन पढ़ते हैं आवर्त के अंदर कि आवर्त के अंदर क्या होता है। तो एक ही आवर्त में वापस वहीं जाते हैं अपन, दूसरे आवर्त का एग्जांपल लेते हैं। दूसरे आवर्त में क्या है, यहाँ पर लिथियम है, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन और नियोन। एक ही आवर्त में जाने पर बाएं से दाएं चल रहे हैं ना, तो परमाणु क्रमांक बढ़ता जाता है इनका, इस प्रकार से, है ना। परमाणु क्रमांक बढ़ने के बाद में इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखूंगे लिथियम का, तो यहाँ आता है पहले कोश में तो 2 और दूसरे में 1। इसको ऐसे समझ सकते हैं अपन, ये तो लिथियम का नाभिक, ये इसका पहला कोश जिसमें अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन, 2, और तीसरा इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा, इस वाले में। इसी प्रकार अगर बेरियम की देखें तो पहले में तो 2 और दूसरे में 2। इसी प्रकार बोरोन का देखें तो पहले में 2, दूसरे में 3। इस प्रकार से बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती जाती है, लगातार बढ़ती जाती है। मतलब कि एक ही आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर तत्वों के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। जैसे कार्बन का बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं, पहले में 2, दूसरे में 4। नाइट्रोजन का पहले में 2, दूसरे में 5। ऑक्सीजन का ये, क्लोरीन का ये, और ये उत्कृष्ट गैसीय विन्यास प्राप्त कर लिया, पहले में 2 और दूसरे में 8। ठीक है, तो एक ही आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर क्या हो रहा है, तत्वों के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या लगातार बढ़ती
जाती है। ठीक है, अब हम वर्ग में पढ़ते हैं कि वर्ग में ये किस प्रकार से चेंज होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देखना, वर्ग लिया हमने, नंबर 1 वर्ग हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। ठीक है, इसका परमाणु क्रमांक अभी बताया 1, 3, 11, 19, 37, 55 और यहाँ होता है फ्रेंशियम जिसका परमाणु क्रमांक 87 है। यहाँ समझो आप लोग, इसका परमाणु क्रमांक 1 है ना, तो यहाँ पर आ गया 1। इसका परमाणु क्रमांक कितना है? 3 है, तो पहले में तो 2 और दूसरे में 1। इसका परमाणु क्रमांक 1 है, मतलब कि पहले कोष में 1 इलेक्ट्रॉन आ गया, कोई जरूरत ही नहीं इसको आगे। तो सोडियम का देखते हैं, तो पहले में तो 2, दूसरे में 8 और तीसरे में कितना होगा? 1। ये सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक, इसके अलावा पोटेशियम का देखते हैं, तो पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में भी 8, 2 और 8 10 और 8 18। अब चौथे में क्या होगा? 1 होगा। इस प्रकार से हम ऊपर से नीचे चलते हैं ना, तो तत्वों के बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? एक जैसी होती है। एक ही वर्ग के अंदर ऊपर से नीचे चलने पर बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? एक जैसी होती है, जबकि आवर्त में क्या होता है? लगातार बढ़ती जाती है। ये अंतर है। ठीक है, अब हम परमाणु त्रिज्या किसे कहते हैं वो पढ़ेंगे। परमाणु त्रिज्या, परमाणु त्रिज्या। तो परमाणु त्रिज्या क्या होती है? देखना, यहाँ पर समझना पहले इसकी परिभाषा। हम जानते हैं ये होता है परमाणु का नाभिक और ये होता है इसका पहला कोष। इस प्रकार से कोषों की संख्या बढ़ती जाती है ना। तो ये पहला, ये दूसरा, मान लो ये इसका सबसे लास्ट वाला कोष है, तीसरे नंबर का। तो इस नाभिक से इसके बाह्यतम कोष की दूरी, इस नाभिक से इसके सबसे बाह्यतम कोष की दूरी को हम क्या कहते हैं? परमाणु त्रिज्या कहते हैं। लेकिन परमाणु का आकार बहुत ही छोटा होता है। कितना होता है? 10 की घात -10 मीटर, है ना। इसलिए इसके आकार को ही क्या मान लिया गया? परमाणु त्रिज्या मान लिया गया। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि परमाणु त्रिज्या एक ही आवर्त में या एक ही वर्ग में किस प्रकार से परिवर्तित होती है, अर्थात परमाणु त्रिज्या में आवर्तिता। उससे पहले अपन एक चीज परिभाषा समझ लेते हैं, प्रभावी नाभिकीय आवेश। प्रभावी नाभिकीय आवेश ये क्या होता है? तो हम क्या जानते हैं कि यहाँ होता है नाभिक, यहाँ होते हैं सारे प्रोटॉन कहाँ उपस्थित होते हैं? नाभिक में, और इलेक्ट्रॉन का चक्कर लगाता है कोषों में चक्कर लगाता है। तो नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन के द्वारा या नाभिक का एक आकर्षण बल लगता है किसके ऊपर? बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन के ऊपर, जिससे ये बाह्यतम कोष कैसा होता जाता है? छोटा हो, इधर इस साइड खींचता है इसको। इस आकर्षण बल को ही क्या कहते हैं? प्रभावी नाभिकीय आवेश कहते हैं। ठीक है, परमाणु के नाभिक के अंदर प्रोटॉन उपस्थित होते हैं, बाह्यतम कोष में कौन उपस्थित होते हैं? इलेक्ट्रॉन। तो ये नाभिक क्या करता है? बाह्यतम कोष को और बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है। यही प्रभावी नाभिकीय आवेश होता है। अब देखते हैं अपन परमाणु त्रिज्या। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, इसको समझ लेना, इसकी परिभाषा भी लिख लेना। ये एक ही आवर्त में किस प्रकार बदलता है देखना, परमाणु त्रिज्या। हम चलते हैं दूसरे आवर्त की बात करें, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। इसका परमाणु क्रमांक 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ठीक है, परमाणु क्रमांक 3 का मतलब क्या है? इसके अंदर 3 प्रोटॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है। जैसे परमाणु क्रमांक ऐसे है ना, जैसे 4 है, 5 है, तो इनमें जितना परमाणु क्रमांक है उतने ही क्या है? प्रोटॉन है, उतने ही इलेक्ट्रॉन है। लेकिन अगर यहाँ बात करें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें तो पहले में तो 2 और दूसरे में 1। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो पहले में 2, दूसरे में 2। इसका देखें तो पहले में 2 और दूसरे में
3, इसका नाइट्रोजन का, ये ऑक्सीजन का, ये फ्लोरीन का और ये नियोन का। ठीक है, हम बाएं से दाएं चल रहे हैं ना, तो सिर्फ बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ रही है। क्या कोष की संख्या बढ़ी? क्या नहीं बढ़ी? तो कोष की संख्या नहीं बढ़ी, सिर्फ इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ रही है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो कहां बढ़ रही है? बाह्यतम कोष में बढ़ रही है। और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने के साथ साथ क्या हो रहा है? नाभिक के अंदर प्रोटॉन की संख्या भी बढ़ती जा रही है। और नाभिक के अंदर प्रोटॉन की संख्या बढ़ती जा रही है, मतलब कि प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होता जा रहा है? बाएं से दाएं चलने पर बढ़ता जा रहा है। अब प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ने से क्या होगा? प्रभावी नाभिकीय आवेश जैसे ही बढ़ेगा तो और अधिक आकर्षण बल से इस बाह्यतम कोष को अपनी ओर खींचेगा। ऐसा होने पर परमाणु त्रिज्या, ये जो ये यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी है, परमाणु त्रिज्या है, ये क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। अतः हम कह सकते हैं कि एक ही आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर परमाणु त्रिज्या का मान क्या होता है? कम होता है। कैसे? क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि प्रोटॉन की संख्या बढ़ती है। ठीक, आया होगा समझ में। एक ही आवर्त में परमाणु त्रिज्या क्या होती है? कम होती जाती है। कारण क्या है उसका? प्रभावी नाभिकीय आवेश का बढ़ना। अब हम देखते हैं ये वर्ग में किस प्रकार से परिवर्तित होती है। तो वर्ग की बात करें हम, पहला वर्ग हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। ठीक, इसकी अगर हम बात करें तो ये पहले आवर्त में है और इसका परमाणु क्रमांक भी 1 है। ये दूसरे आवर्त में है, ये तीसरे आवर्त में है, इसका परमाणु क्रमांक 11 है, इसका 19 है, इसका 37 है, इसका 55 और इसका 87। जब हम एक ही वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो किसकी संख्या बढ़ती है? कोष की संख्या बढ़ती है। क्या बढ़ता है? कोष की संख्या, क्योंकि आवर्त बदलते हैं। हाइड्रोजन पहले आवर्त में है जबकि लिथियम दूसरे आवर्त में है। आवर्त का मतलब क्या है? कोष की संख्या में बढ़ना। कोष की संख्या में क्या हो रहा है? वृद्धि हो रही है। तो कोष की संख्या में वृद्धि होने के कारण, जैसे कि ये है हाइड्रोजन का नाभिक और ये इसका पहला कोष, 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ दिया। लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 है, तो ये लिथियम का पहला कोष जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन और फिर आएगा दूसरा कोष जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन। इसी प्रकार एक कोष, फिर लिथियम का दूसरा कोष आया, सोडियम का तीसरा, ऊपर से नीचे आते हैं तो कोषों की संख्या बढ़ती जाएगी। इसी प्रकार अगर हम सोडियम की बात करें तो ये नाभिक, दूसरा, तीसरा और फिर तीसरा। ठीक है, तो नाभिक से बाह्यतम कोष की दूरी लगातार क्या होती जाती है? कोष की संख्या बढ़ने के कारण दूरी बढ़ती जाती है। और दूरी बढ़ने के कारण एक ही वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर परमाणु त्रिज्या का मान भी क्या होता है? बढ़ता है। ठीक, अब इससे आगे के जो गुण हैं वो हम अगली वीडियो में देखेंगे।